नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 5 राज्यों में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी तापमान भी बढ़ चुका है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें 7 फरवरी से चुनावों की शुरुआत होगी, तो वहीं 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। 5 राज्य पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में आपको बता दें 7 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश, जो कि अपने आप में सियासत के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में एक है, 7 चरणों में चुनाव होंगे। ये चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। पहले चरण का चुनाव जो है वो 10 फरवरी को होगा, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा 20 फरवरी, चौथा 23 फरवरी, पांचवा 27 फरवरी, छठा 3 मार्च और 7वें चरण के मतदान जो है वो 7 मार्च को होंगे और वहीं 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। इसके अलावा बात अगर उत्तराखंड की जाए तो उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होंगे, एक ही चरण में उत्तराखंड में चुनाव होंगे। इसके अलावा पंजाब और गोवा में भी 14 फरवरी को ही चुनावों की तारीख का ऐलान किया गया है। तमाम महत्वपूर्ण बातें चुनाव आयोग की तरफ से कही गई हैं। आचार संहिता इन 5 राज्यों में लागू हो चुकी है और जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से 3 राज्य फिलहाल बीजेपी शासित राज्य हैं, यानी यहाँ बीजेपी की सरकार है। फिर चाहे बात उत्तर प्रदेश की जाए या फिर उत्तराखंड और इसके अलावा गोवा में बीजेपी की सरकार है। पंजाब में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती बनी हुई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ पंजाब में खिलवाड़ हुआ है, तो चुनाव आयोग की तरफ से ये तारीखों की घोषणा कर दी गई है। वहीं आपको बता दें मणिपुर में भी चुनाव होंगे और 2 चरण में चुनाव होंगे। 27 फरवरी और 3 मार्च को वहां वोटिंग होगी। तो चुनावी तारीखों के इंतजार हर किसी को था कि आखिर चुनाव कब होंगे, लेकिन जिस तरीके से कोविड और ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार देश में पैर पसार रहा है, इस बीच चुनौती कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सामने यही थी कि आखिर किस तरीके से ये चुनाव पूरे कराए जाए। लेकिन इसकी तैयारी भी चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई है। चुनाव आयोग ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की ओर से जानकारी देते हुए ये कहा गया है कि 15 जनवरी तक तमाम रोड शो, रैली और साइकिल रैली, पद यात्रा पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। यानी 15 जनवरी के बाद इस पर विचार किया जाएगा कि क्या चुनावी रैलियां हो सकती हैं, किस तरीके की स्थिति कोविड के मद्देनजर बनी हुई है। इस पर 15 जनवरी के बाद चुनाव आयोग विचार विमर्श करेगा। इसके अलावा 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे, तो उसके बाद भी कोई भी रैली या कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाल पाएगी तमाम सियासी पार्टियां। ये भी इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है। चुनाव आयोग ने ये साफ तौर पर अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चुनाव प्रचार डिजिटल, वर्चुअल, मोबाइल के जरिए करें। फिजिकल प्रचार के पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। डोर टू डोर कैंपेन की बात भी चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है, जिसमें सिर्फ 5 लोगों के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन कोई भी उम्मीदवार कर सकता है। तो कोविड के मद्देनजर ये तमाम बड़े फैसले चुनाव आयोग की ओर से लिए गए हैं। इसके अलावा एक अहम ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने ये कहा है कि वोटिंग का जो समय है उसमें 1 घंटे की बढ़ोतरी की गई है, यानी वोटिंग का समय अब 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। ऐसा कोरोना की वजह से किया गया है। चुनाव के समय की घोषणा अधिसूचना जारी करने के वक्त की जाएगी। ये साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें साफ तौर पर तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस बार 5 राज्यों की 690 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ये चुनाव होंगे और जिसमें कोविड सेफ इलेक्शन कराना चुनाव आयोग का उद्देश्य होगा। और यही वजह है कि यह लक्ष्य है कि कोविड सेफ इलेक्शन, आसान इलेक्शन और मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। 90% जो वोटिंग है वो चुनाव आयोग ने लक्ष्य रखा है। तो तमाम चीजें, तमाम तैयारियां जो चुनाव आयोग की ओर से की गई हैं इन चुनावों के मद्देनजर, उसकी जानकारी साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कोविड प्रभावित या कोविड संदिग्ध के घर वीडियो टीम के साथ आयोग की टीम विशेष वैन से जाएगी और वो
निकलवा कर आएगी। यानी जिस तरीके से कोविड लगातार पैर पसार रहा है और तमाम कोविड संक्रमित लोग हैं, तो उनके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने ये खास प्रबंध किया है। इन्हें बैलेट पेपर से वोट डालने का अधिकार होगा, ये भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। तो कुछ खास तैयारियां इस बार इलेक्शन कमीशन की ओर से की गई हैं, ताकि जो उम्मीदवार लगातार जो आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं उनके बारे में कोई जानकारी जनता तक नहीं पहुंच पाती है। जाहिर तौर पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम भी तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से किया गया है। बात चाहे उत्तर प्रदेश की जाए या पंजाब की जाए, और इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए अखबार, टीवी और मीडिया और वेबसाइट के होम पेज पर 3 बार अलग अलग चरणों पर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। यानी जनता को ये पता चले कि आखिर उनका उम्मीदवार कैसा है। मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है, और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने मीडिया से ये खास अनुरोध किया है कि जनता को बताया जाए कि आखिर उनका उम्मीदवार कैसा है, ताकि वो सही उम्मीदवार को वोट कर सके। तो ये तमाम बड़े फैसले हैं जो इलेक्शन कमीशन की ओर से लिए गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तारीखों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल बज चुका है। अखिलेश यादव कितना ज्यादा बौखलाए हुए हैं, कितना ज्यादा तिलमिलाहट उनमें देखने को मिल रही है, ये साफ तौर पर उनके बयान से समझा जा सकता है। अखिलेश यादव ने दरअसल इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि इलेक्शन कमीशन उन्हें कुछ फंड दे, जिससे वो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने मजबूती से डेमोक्रेटिक लिहाज से चुनाव लड़ सकें। ये बयान अखिलेश यादव की ओर से दिया गया है। यानी किस तरीके से अखिलेश यादव खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आईटी और जीएसटी इंटेलिजेंस की जो रेड उत्तर प्रदेश में हुई है, कन्नौज से लेकर कानपुर में इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उसमें कितने करोड़ की नकदी मिली है, किस तरीके से नोटों का अंबार मिला है। जाहिर तौर पर क्या ये पैसा चुनावी फंडिंग में लगाया जाना था, ये तमाम चीजें हैं जो अखिलेश यादव के लिए फिलहाल सवाल बनी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी पर ही पलटवार कर रहे हैं और अब चुनाव आयोग से फंड मांग रहे हैं कि चुनावी फंड हमें दिया जाए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। किस तरीके की ये बयानबाजी है, किस तरीके का ये बेतुका रवैया अखिलेश यादव दिखा रहे हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इलेक्शन कमीशन की ओर से तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, पंजाब और यहां तक कि गोवा का चुनावी बिगुल बज चुका है। अब चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ साथ कहीं ना कहीं सियासी पारा भी देश का बढ़ेगा, क्योंकि पहले ही पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में चुनौती बनी हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों को चुनौती देना अखिलेश यादव, मायावती या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। तो यही वजह है कि तमाम चुनाव हैं और इन चुनावों में आखिर कौन सी पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी, ये नतीजे सामने आने के बाद ही तय हो पाएगा। 10 मार्च को इन चुनावों के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल कोविड के चलते रैली पर रोक लगा दी गई है, जनसभाएं नहीं हो पाएंगी और ये तमाम फैसले चुनाव आयोग की ओर से कोविड और ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरीके से देश में पैर पसार रहा है उस बीच लिए गए हैं, क्योंकि कोविड के बीच चुनाव कराना जाहिर तौर पर चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि चुनाव आयोग ने 3 लक्ष्यों पर काम किया है, जिसमें कोविड सेफ इलेक्शन, आसान इलेक्शन और मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी, और इसके लिए तमाम तैयारियां भी की गई हैं। जिस तरह से इस बार 1250 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया है, पिछले चुनाव की तुलना में 16% बूथ बढ़ गए हैं। 1620 बूथ को महिला पोलिंग कर्मी मैनेज करेगी, जबकि 900 ऑब्जर्वर चुनाव पर नजर रखेंगे। चुनाव आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा 80 साल से ज्यादा उम्र के जो नागरिक हैं, दिव्यांग हैं और कोविड प्रभावित लोग हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है। यानी वो बैलेट पेपर से चुनाव वोट अपनी डाल पाएंगे इन चुनावों में। इसके अलावा दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए भी तमाम पोलिंग बूथ पर व्हील चेयर की व्यवस्था चुनाव आयोग करेगा। ये जानकारी
जानकारी भी दी गई है। इस बार के चुनाव खर्च को भी बढ़ाया गया है। राज्यों के दर्जे के मुताबिक विधायक उम्मीदवार 28 लाख से 40 लाख रुपए चुनाव में खर्च कर सकता है। आयकर, DRI, रेलवे सहित कई तमाम एजेंसियां हैं, संस्थान हैं जिन्हें अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि ये हमने देखा है कि जब भी चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं घालमेल जरूर किया जाता है। तमाम पार्टियों की ओर से जिस तरीके से चुनावी फंडिंग की जाती है उसके मद्देनजर भी तमाम एहतियात हैं वो चुनाव आयोग की ओर से बरते गए हैं, जिससे नशीले पदार्थ, शराब, काला धन या अन्य फोकट में बांटने की चीजें लाने पर कड़ी निगाह रखी जा सके। चुनाव आयोग ने सुविधा ऐप भी बनाया है जिसके जरिए राजनीतिक दल सीधे आयोग से संपर्क भी कर सकता है। और आपको ये भी बता दें कि तमाम जो संवेदनशील क्षेत्र हैं इन तमाम राज्यों में उन पर वीडियोग्राफी से नजरें भी रखी जाएंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या देश के तमाम दूसरे राज्यों में चुनावों के वक्त किस तरीके से हिंसा हुई है, किस तरीके से वहां आगजनी हुई है, ये पश्चिम बंगाल में हमने तस्वीरें देखी और इन तमाम चीजों से सीख लेते हुए चुनाव आयोग ने ये तमाम बड़े फैसले फिलहाल चुनावों के लिए लिए हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।